आज आज सवेरे सवेरे रिकॉर्डिंग को मैंने अपलोड करने का कोशिश करना शुरू किया, गलती से मेरा पूरा सिस्टम आज अपडेट ले लिया। अभी जस्ट आपका हो सकता था आज का क्लास मैं ले भी नहीं पाता, तो 5 मिनट पहले 8:55 को मेरा सिस्टम पूरा का पूरा अपडेट होके चालू हुआ है। अदरवाइज आज तो मैं यही था अंतिम में कि लास्ट में मैसेज करूंगा आप लोग को 9 बजे कि आज क्लास नहीं हो पाएगी, क्योंकि सिस्टम पूरा मेरा अपडेट ले लिया था। चलिए, तो ये इस प्रकार से हमारा पूरा का पूरा था। ये उसी साइट की तस्वीरें हैं, मंजुला की ही तस्वीरें हैं, सॉरी कुंजला की तस्वीरें हैं। एक बार फिर से जो लेट से ज्वाइन किए हैं उनको मैं दिखा दूं, ये हम लोग असुर साइट कुंजाला के बारे में बात कर रहे हैं। तो असुर साइट कुंजाला की ही ये तस्वीरें हैं, यहीं से आपका पूरा एक्सकवेशन से प्राप्त हुआ है। ने अगला हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं खूंटी टोली, डिस्ट्रिक्ट खूंटी, यह भी एक असुर साइट है। अब यहाँ पर याद रखिएगा, इन सारे के बारे में आपसे कुछ न कुछ प्रश्न निश्चित तौर पर पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर याद रखिए, डिक्लेयर्ड एज द सेंट्रल प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स, इसे असुर साइट खूंटी टोली, द असुर साइट खूंटी टोली फर्स्ट नोटिस्ड बाय द श्री S.C. रॉय। यहाँ पर याद रखिएगा, झारखंड के पूरे आर्कियोलॉजिकल सर्वे में S.C. रॉय का काफी महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने ही इसे सबसे पहली बार नोटिस किया था, S.C. रॉय ने, इन 1915, और टाइम पीरियड वही है 1915। He found that in village Khunti Toli, a large tract of land in which 50 slabs and stones were seen exposed above the ground. यहाँ पर 50 स्लैब, याद रखिएगा ये स्लैब पत्थर के थे, तो यहाँ पर 50 slabs and stone were seen exposed, ये सामने दिखते हैं। He dug the site and removed the 12 numbers of these stone slabs. तो यहाँ पर उन्होंने भारी संख्या में खुदाई करवाई, और जिससे इस पूरी की पूरी सभ्यता के बारे में या असुर साइट के बारे में पता चला। तो यहाँ सबसे पहला खूंटा टोली का यहाँ पर कौन सा एक्सकवेशन कर रहे हैं, श्री S.C. रॉय कर रहे हैं। कब टाइम पीरियड है, 1915 में ये टाइम पीरियड है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, इन्हें 50 से ज्यादा संख्या में यहाँ पर पत्थरों के स्लैब मिले थे। While digging, he found the graves with stone jar. अब यहाँ पर याद रखिएगा, जब इन्होंने खुदाई की तो इनको ग्रेव मिलता है with earthen jar containing bones of the dead. इनको एक जार भी मिलता है इस प्रकार का, जिस जार में मृतकों की हड्डियां रखी गई थी। जार were found placed over the other up to a maximum number of 4 at a time. Inside each large jar, the small जार, जो जिसे हम लोग लोकल लैंग्वेज में चुक्का कहते हैं, वह यहाँ पर पाया गया है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, यह इस प्रकार से मृतकों की हड्डियां अगर इस घड़े में पड़ा हुआ है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर क्या हो रहा होगा, अग्नि संस्कार की प्रथा रही होगी। जो ग्रेवयार्ड बनाया गया है, तो अग्नि संस्कार करने के बाद हड्डियां कैसे चुन के इस घड़े में डाली जाएंगी, या इस चुक्के में हड्डियां कैसे डाली जाएंगी। तो पहले अग्नि संस्कार होगा, और अग्नि संस्कार के बाद यहाँ पर आपका ये मिलता है। तो निश्चित तौर पर यहाँ से प्रमाण मिल रहा है कि असुरों में भी अग्नि संस्कार के प्रमाण मिले हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा, हमारा इंडियन कल्चर ऐसा है जिसमें दोनों प्रकार के, अग्नि संस्कार के भी और दफनाए जाने के दोनों प्रकार के प्रमाण मिलते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा, चाहे वो ट्राइबल हो, चाहे वह आपका सनातन कल्चर हो, दोनों ही कल्चर में आपको दफनाए जाने और जलाए जाने दोनों के प्रमाण मिलते हैं। क्योंकि कोई भी जिंदा व्यक्ति की हड्डियां तो, या मृतक व्यक्ति की हड्डियां डायरेक्टली तो निकाली नहीं जा सकती, तो उनको जलाया जाता है, और जलाए जाने के बाद हड्डियां चुन के उनके कब्र बना के उसको एक मॉन्यूमेंट की तरह सजा के रख दिया जाता है। तो सम ऑफ दीज जार वर फाउंड प्लेस्ड ओवर द अदर अप, एक दूसरे के ऊपर पाए गए हैं, और जो अधिकतम 4 की संख्या में। इनसाइड ईच जार लार्ज जार या स्मॉल जार, एक बड़े जार के अंदर एक छोटा जार भी है, और ये जार हमारा क्या है, याद रखिएगा, मिट्टी का बना हुआ है। तो इस प्रकार से हमारा यह असुर सभ्यता का साइट मिलता है खूंटी टोली का। Some of the jar have other object like copper ornaments, braids and stones of the copper. अब इन जार में उनके द्वारा प्रयोग में लाई गई कॉपर ऑर्नामेंट्स भी रखी गई है। संभवतः यह पुरुष या स्त्रियों दोनों ही इस प्रकार के कॉपर ऑर्नामेंट का प्रयोग करते होंगे। ब्रेड ऑफ द स्टोन्स एंड कॉपर,
Sri S.C. Roy has found during the course of the excavation copper bracelets. अब यहाँ पर कॉपर ब्रेसलेट्स, ब्रॉन्ज ब्रेसलेट्स इन लोगों ने पाया है, या फिर ब्रॉन्ज बॉल, कॉपर एंकलेट, आयरन रिंग, आयरन ब्रेसलेट एंड अदर आयरन इम्प्लीमेंट्स। तो ये वो काल या वह पीरियड था जिसमें आयरन हमारे झारखंड में बनना शुरू हो गया था। तो यहाँ पर याद रखिएगा असुर ट्राइब ही पूरी की पूरी आयरन मेकिंग में आपकी शामिल थी, इन्वॉल्व थी, और ये झारखंड ही नहीं पूरे विश्व की अग्रणी ट्राइब थी जो इस काम में लगी हुई थी। The site was further explored by Sri Amalanand Ghosh in 1944 and was found strewn over the distinguished pieces of bones and good number of redwares। तो यहाँ पर याद रखिएगा इन साइट्स में और भी ज्यादा खुदाई करने पर हड्डियों के टुकड़े मिले हैं, साथ में अच्छे नंबर पर रेडवेयर्स मिले हैं। वहीं पर प्रोटोसेड्स वेयर कोर्स फैब्रिक, थिकर इन सेक्शन एंड टेराकोटा इन रेड कलर्स। तो यहाँ पर याद रखिएगा इसके अलावा यहाँ पर मोटे कपड़े कोर्स फैब्रिक के प्रमाण मिल रहे हैं, साथ में टेराकोटा, रेड टेराकोटा, टेराकोटा यानी मिट्टी के बने हुए मूर्तियां, इनके प्रमाण मिलते हैं। He found from the site a lid of vessels। यहाँ पर याद रखिएगा कि बर्तन का ढक्कन भी मिला है, एक फ्रैगमेंट्स ऑफ जार, एक जार के टुकड़े भी मिले हैं, and 2 pieces of the photo set decorated with double line concentric circles। और कुछ बर्तन यहाँ पर ऐसे भी मिले हैं जो डबल लाइन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स से सजाए गए हैं। The site belongs to the early century of the Christian era। यहाँ पर याद रखिएगा यहाँ पर ये जो साइट है यह भी आपका 100 ईस्वी के आसपास का ही है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अर्ली सेंचुरीज है। अब 100 एडी भी हो सकता है, 100 बीसी भी हो सकता है, यहाँ पर याद रखिएगा एक अर्ली सेंचुरीज है ये हमारा। क्रिश्चियन एरा जब आरंभ हो रहा था उसके अर्ली सेंचुरीज है यहाँ पर। तो 100 बीसी भी हो सकता है, 100 एडी भी हो सकता है, दोनों प्रकार की यहाँ पर संभावनाएं हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा आपका खूंटी टोली का प्रमाण मिलता है। तो निश्चित तौर पर हम लोग कह सकते हैं कि असुरों में भी जलाने और दफनाए जाने दोनों प्रकार की प्रथाएं यहाँ पर थी। He found from a site of lid of vessels। यहाँ पर याद रखिएगा उसी चीज को फिर से ही आ गया है स्लाइड। तो यहाँ पर पूरा का पूरा जो हमारा साइट है वहां पर लिड ऑफ वेसल्स, फ्रैगमेंट्स ऑफ जार, ये सारे के सारे चीजें हम लोगों को मिली है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको एक सिंगल लाइन का क्वेश्चन था जिसे मैंने यहाँ पर नोट करके डाल दिया है, आपके लिए काम आ जाएगा। इसको अलग से कहीं ऊपर में आप लिख लीजिए कॉर्नर में, झारखंड एनिसेंट मॉन्यूमेंट्स आर्कियोलॉजिकल साइट्स रिमेन्स एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट 2016। ये कब पास हुआ था? तो 2016 में पास हुआ। ये सिंगल क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा डीप में क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। क्या पूछेगा इसमें? सब कुछ प्रिजर्व करना है, बस यही पूछता है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, तो झारखंड एनिसेंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट रिमेन्स आर्ट ट्रेजरी एंड एक्ट। तो यहाँ पर यह है हमारा, इसको हम लोग कहेंगे JAMASRTA। बस इतना ही इसको याद रखिएगा। 2016 में यह पास किया गया था। हालांकि तो सरकार को ये चाहिए कि जितने भी 300 साल से पुराने जितने भी मॉन्यूमेंट हैं उन सबको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सौंप दे ताकि उनकी उचित देखभाल हो सके। अब मैं आपको एक और प्रसिद्ध स्थल के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये मेरे हालांकि टॉपिक में नहीं था, लेकिन आज सवेरे सवेरे मेरा सिस्टम जो हैंग हुआ उसकी वजह से ये टॉपिक में मुझे डालना पड़ा है आज। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा एक ओल्डेस्ट साइट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ जिसे भद्रकाली मंदिर के रूप में आप जानते हैं। अब इस भद्रकाली मंदिर का इतिहास करीब करीब 900 एडी का है, यानी कि 900 से लेके 1100 एडी के मध्य का। यह पाल कला का, यहाँ पर से सबसे पहला क्वेश्चन आता है, यह किस काल में विकसित हुआ था? तो याद रखिएगा यह पाल कला का सबसे नायाब नमूना है। तो पाल कला का सबसे नायाब नमूना है
इस चीज को आप याद रखेंगे। अब यहाँ पर याद रखिएगा, यह भद्रकाली मंदिर कुछ अपने कह सकते हैं कि विशेष प्रशासनिक अस्थिरता या कह सकते हैं प्रशासनिक अव्यवस्था का सबसे बड़ा यह आपका उदाहरण है। झारखंड जैसे ही आजाद हुआ, मतलब आपका अलग हुआ था 2000 ईस्वी में, जैसे ही सेपरेट झारखंड राज्य बनता है, इसके लिए सबसे पहला जो आपका फंड आता है वो जापान सरकार से आया था। याद रखिएगा, जापान सरकार ने भद्रकाली मंदिर चतरा को डेवलप करने के लिए 400 करोड़ रुपीस का पैकेज दिया था। मजेदार चीज यहाँ पर देखिए, झारखंड के अलग होने के बाद यह सबसे बड़ा टूरिज्म को पैकेज था, लेकिन करीब करीब 4 साल तक 4 इयर्स तक इस 400 करोड़ रुपए के खर्च करने का प्लान हमारी झारखंड सरकार नहीं बना सकी। नतीजा पूरा का पूरा कहां चला गया हमारा, ये पैसा ट्रांसफर कर दिया गया 2004 में सारनाथ में। यहाँ पर याद रखिएगा, सारनाथ आपका यूपी का जगह है, यह भी बौद्धिस्ट साइट है। अब ये 400 करोड़ रुपए का पूरा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ट्रांसफर कर दिया जापान सरकार ने सारनाथ को। क्यों? 4 साल तक इसका प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया झारखंड के सरकार ने। तो झारखंड की सरकार की ये असफलता है, जिसमें 400 करोड़ रुपए हमारे हाथ में झारखंड बनने के साथ ही निकल गए। मजेदार चीज यह है कि झारखंड का जो सबसे पहला बजट था, झारखंड का पहला बजट था, वो सरप्लस बजट था। सरप्लस बजट 100 करोड़ रुपए का बनाया गया था। तो 100 करोड़ का सरप्लस बजट बनाया गया और 400 करोड़ रुपए रिटर्न करवा दिए इन्होंने, सिर्फ अपनी बेवकूफी से काम न करके। तो ये स्थिति है झारखंड की। चलिए, यहाँ पर से जो क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा पहला, तो यहाँ पर याद रखिएगा, भद्रकाली मंदिर मुहाने और बक्सा नदी के संगम पर स्थित है। कौन सी दो नदियों के संगम पर है ये? मुहाने और बक्सा नदी। दोनों के दोनों मैक्सिमम लोगों ने, जो वहां के नहीं है उनके अलावा लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा। ठीक है, तो मुहाने और बक्सा नदी के संगम पर यह स्थित है और यह 3 धर्मों का संगम स्थली है। तो यहाँ पर 3 धर्मों का संगम स्थली है, जिसमें अगर आप बात करेंगे तो सनातन धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, तीनों को यहाँ पर अगर कहेंगे तो तीनों के प्रमुख स्रोत हैं यहाँ से। क्या क्या इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा, चलिए देखते हैं कि और कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर से बनेंगे। तो पहला तो 3 धर्मों का स्रोत है और दूसरा क्वेश्चन ये था कि मुहाने और बक्सा नदी के ऊपर यह बनी हुई है। यहाँ पर याद रखिएगा, इसका नाम जो इटखोरी पड़ा है, इसके पीछे का कहानी क्या है, इस चीज को समझ लीजिए। यहाँ पर शांति की खोज में निकले युवराज सिद्धार्थ। युवराज सिद्धार्थ कौन? महात्मा बुद्ध ने यहाँ तपस्या की थी और उनकी माँ उन्हें खोजते हुए यहाँ तक आई थी। तो यहाँ पर यह उनकी तपस्या भूमि थी इटखोरी, जहां तक वह आती है, लेकिन वह ध्यान से नहीं जागते हैं। तब ध्यान से नहीं जागते हैं, तब उनके मुंह से निकला था शब्द इत खोई। इत खोई यानी कि यहीं पर खोया है मेरा पुत्र। तो इत खोई शब्द निकला और यह इत खोई धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होके इटखोरी के रूप में बदल जाता है। जैन धर्मावलंबियों की अगर बात करेंगे तो जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर भगवान शीतलनाथ स्वामी का जन्म स्थल यही है। तो याद रखिएगा, जैन धर्म के एक और प्रमुख तीर्थंकर 23वें तीर्थंकर, इनका निर्वाण भूमि कौन सा है बता सकते हैं? महावीर 24वें थे, 23वें पारसनाथ में है वो। ठीक है, तो वो भी हमारे झारखंड में है। यहाँ पर 10वें का भी हम लोग बात कर रहे हैं, तो 10वें तीर्थंकर भगवान शीतलनाथ स्वामी का जन्म भी यहीं पर हुआ था। तो प्राचीन काल में तपस्वी मेघा मुनि, अब यहाँ पर याद रखिएगा ये एडिशनल इंफॉर्मेशन मैंने जमा किया है इधर उधर से। तो यहाँ पर प्राचीन काल में तपस्वी मेघा मुनि ने अपने तप से इस परिसर को सिद्ध करके सिद्धपीठ के रूप में स्थापित किया था। तो यहाँ पर एक मेघा मुनि से भी जुड़ता है। तो ये 3-4 क्वेश्चन है जो आपको, क्योंकि देखो झारखंड में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो झारखंड का बच्चा लोग नहीं जानेगा। तो अब यहाँ पर ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन दिया जाएगा कि क्या क्या आप लोगों के नजर से छिपा हुआ है। झारखंड में बहुत बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास नहीं है, और जो बच्चा 1 महीना झारखंड का पढ़ लिया है
तो मोटा मोटी सारा चीज को पढ़ के बैठ गया है झारखंड रिलेटेड, जो कि आपका पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन आने वाला है। तो 100 क्वेश्चन जो पूरा का पूरा एक पेपर में आने वाला है, सब कोई तो पढ़ के बैठ गया है। तो अब 2016 से देख रहे हैं ये पैटर्न चल रहा है कि कुछ यूनिक दिया जाए। तो कुछ यूनिक देने में लोग ढूंढ ढूंढ के देते हैं कि हाँ यहाँ से ढूंढो, यहाँ कुछ नया होगा। तो कुछ छिपे हुए चीजें निकल कर आती हैं। तो आपको भी यहाँ पर उन सारे छिपे हुए प्रश्नों को ध्यान में रखना है। राहुल, अपना वीडियो तुम ऑफ ही कर लो, ज्यादा बेहतर है। नहीं तो आप लोग क्या क्या कमाल दिखलाते रहेंगे पता नहीं। तो यहाँ पर इस परिसर को सिद्ध पीठ के रूप में स्थापित किया था, वो थे मेघामुनि। तो यहाँ पर याद रखिएगा, इन सारे चीजों के ऊपर थोड़ा सा आपको फोकस करके रखना है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा वर्ष 2011-12 तथा 12-13 में की गई पुरातात्विक खुदाई के दौरान कई पुरातात्विक तथ्य सामने आए। अब यहाँ पर याद रखिएगा, यह ऐसा मंदिर है जिसमें मैक्सिमम मूर्तियां तो नहीं कहेंगे, लेकिन जितनी बड़ी मूर्तियां हैं, 3 मूर्तियों में 2 मूर्तियां चोरी हो चुकी हैं। याद रखिएगा, ये सारे के सारे स्मगलरों की भेंट चढ़ चुकी है। एक मूर्ति जो अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं, भद्रकाली मंदिर में जो मुख्य मूर्ति है, वो भी चोरी हो गई थी, उसे कलकत्ता से रिटर्न लाया गया है। पुलिस की कार्रवाई के बाद यह रिटर्न लाया गया है, अदरवाइज यहाँ सारी मूर्तियां चोरी कर ली गई थी। तो यहाँ पर मूर्ति चोरों का, और यहाँ पर हमारे पॉलिटिशियंस सब के सब मिले हुए होते हैं, तो सब पॉलिटिशियंस और मूर्ति चोरों ने मिलके यहाँ पर पूरा हाथ साफ किया है। बहुत मुश्किल से कुछ कुछ चीजें बची है। निश्चित तौर पर ये सारी मूर्तियां किसी अंग्रेज के डाइनिंग रूम में या ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ा रही होंगी। भद्रकाली की प्रतिमा काले पत्थर से तराश कर बनाई गई। यहाँ पर याद रखिएगा, पाल कला, जब भी हम लोग बात करते हैं पाल कला का, तो पाल कला का विशेषता क्या है, यह काले पत्थर से तराश कर बनाई जाएगी। तो पाल कला, कहीं भी देखो काला पत्थर का मूर्ति है, समझ जाना ये पाल कला का है। दूसरा, उस मूर्ति का सिर्फ अगला हिस्सा बना हुआ होगा, यहाँ पर केवल मुंह का नाक ये सारा का सारा बना हुआ होगा, पीछे जो रहेगा वो अनगढ़ रहेगा, यानी उसके ऊपर कोई भी काम नहीं किया हुआ रहेगा, वो पत्थर के स्वरूप में रहेगा। तो यहाँ पर इस प्रकार की जो भी मूर्तियां होंगी वो समझ जाइएगा पाल कला से संबंधित है। काला पत्थर पहला इंडिकेशन। दूसरा, पीछे की ओर कोई भी वहां पर आपका काम किया हुआ नहीं होगा। तो 2 प्रमाण, ये पहचान है हमारे काला पत्थर आपका पाल कला के। तो पाल कला, जहां आपको काला पत्थर का मूर्ति दिखे तुरंत समझ जाओ ये पाल काल का है। कोई पूछे ना पूछे सीधे बता दो 800 से लेकर 900 एडी के मध्य का है ये हमारा पाल। पाल वंश की स्थापना किसने की थी, कोई बता सकता है? धर्मपाल। गोपाल सर। गोपाल गोपाल गोपाल। कौन वाला गोपाल? किस ईस्वी में आया था? 750 एडी में ये बंगाल का शासक बना था। किस तरह से बना था यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बना था। पाल वंश का शासक जो था वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बना था। काश यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया हमारे देश में कायम रह जाती तो निश्चित तौर पर इतने हम लोगों को दुख नहीं झेलने पड़ते जितना हम लोगों ने मध्यकाल में दुख झेला है, और जितने आतंक हम लोगों ने झेले हैं मध्यकाल में, उतना हम लोगों की अव्यवस्था नहीं होती। मध्यकाल क्या, अगर हम लोग बात करके चलेंगे 221-22 से अगर हम लोग शुरुआत कर दे बीसी से, तो हम लोग लगातार आक्रमण ही झेल रहे हैं। सिकंदर के आक्रमण 226 से अगर हम लोग पकड़ के चलते हैं तो 226 बीसी से हमारा आक्रमण ही हम लोग झेल रहे हैं लगातार। कारण सीधा सा है, संपत्ति नाम की चीज हमारे ही पास है। बाकी अब कोई अरब में आक्रमण करने तो जाएगा नहीं, क्या करने जाएगा, बालू फांकने थोड़ी जाएगा, वहां कुछ रहेगा तब तो जाएगा। चाइना क्या करने जाता, चमगादड़ खाने थोड़ी जाता। तो कुछ रहता ही नहीं था उन लोग के पास, नंगा भूखा सब था चारों तरफ से। हमारा दुर्भाग्य ये रहा है कि हमारे अड़ोसी पड़ोसी हमेशा नंगे भूखे रहे हैं। अब भारत में यह है कि भारत को अगर 100 साल अगर किसी भी प्रकार से शांति के मिल जाए तो 100 साल में ये वर्ल्ड का टॉप मोस्ट कंट्री बन जाता है। कि भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि यहाँ 100 साल मिल जाएगा
100 साल अगर भारत स्वतंत्र होकर रह गया, 100 साल में यह वर्ल्ड का टॉप मोस्ट कंट्री बन जाता है इकोनॉमिकली। ये भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और उससे बड़ा दुर्भाग्य है कि भारत को हमेशा भूखे नंगे पड़ोसी मिलते हैं। एक पाकिस्तान है जो बेचारे का खाना नहीं मिलता है लेकिन एटम बम मारने की बात करता है। दूसरा चाइना है, खाता चमगादड़ है, लेकिन बोलेगा कि भाई हम सबसे पावरफुल हैं। तो कल हमारा 14 जून था जिसमें हम लोगों ने अच्छे तरीके से चाइना को धूल चटाई थी। ठीक है, हमारे भी 20 सैनिक मारे गए थे लेकिन उनके भी 60 मारे गए थे। अब कम से कम डर उनको लग रहा है कि भाई अब भारत की तरफ तो नहीं आना है, क्यों बहुत मारता है लोग। मारेगा तो अच्छा से मारेगा। इंडियन आर्मी के हाथ खोल दिए गए हैं। ये हाथ 1967 से ही खुले हुए हैं। तो 1967 में आर्मी ने बिना पूछे मारा था, इसलिए उस घटना को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाइड नहीं किया जाता है। लोग चर्चा भी नहीं करते हैं जिसमें 600 चीनी सोल्जर मारे गए थे। तो 1967 में एक हमारा 1962 था। हार इसलिए गए थे क्योंकि हमारा एयरफोर्स को यूज करने की अनुमति नहीं दी नेहरू जी ने। नेहरू जी एयरफोर्स बचा के रखना चाहते थे। अगर एयरफोर्स को यूज करने की परमिशन दी गई रहती तो 62 का वार भी हम लोग जीतते, हारते नहीं, और साथ में तिब्बत को भी हम लोग आजाद करवा लेते। उस समय अगर तिब्बत आजाद हो जाता तो आज हमारी इतनी समस्याएं नहीं होती कि रोज चाइना के साथ क्लैश होता, बीच में एक बफर स्टेट होता हमारे पास। खैर चलो, अब हम लोग सुधारेंगे। अब हम लोग कम से कम तिब्बत की आजादी के लिए कुछ करें, ये बहुत जरूरी है। लेकिन दिक्कत यह है कि इंडिया अपने लोगों की चिंता नहीं करता है। हम लोग जितने भी भारतीय हैं सबसे पहले हम लोग अपने ही लोगों के दुश्मन हैं। काश हम लोगों ने 1962 में मजा ना लिया होता तिब्बत की बर्बादी का। हम लोग क्या कर रहे थे? तिब्बत की बर्बादी का मजा ले रहे थे। तो 1962 में हमारी बर्बादी का मजा पूरे विश्व ने लिया। सीधा सा देखो, पड़ोसी का घर में आग लग रहा है और तुम लोग अगर मजा लोगे कि पड़ोसी का घर आग लग गया, जल गया, मर गया, बड़ा अच्छा हुआ, ले एंजॉय, तो तुम्हारे घर में भी आग लगेगा और पड़ोसी एंजॉय करेगा। याद रखना। तो आप 1950 में तिब्बत की बर्बादी का मजा लिए, 1962 में पूरी वर्ल्ड ने आपकी बर्बादी का मजा लिया। ज्यादा बेहतर है अपने पड़ोसियों के साथ खड़ा होना सीखिए। और अगर अपने पड़ोसियों के साथ खड़ा नहीं होंगे, चाहे आपका घर का बात हो चाहे आपका देश का बात हो, आप अपने पड़ोसियों के साथ खड़े रहिए। कुछ भी हो, पड़ोसी बदले नहीं जा सकते हैं, याद रखिएगा। भारत की जो स्थिति चल रही है, याद रखिएगा, भारत का अगर आपको इतिहास समझना है कि 20 साल के बाद, 30 साल के बाद, 50 साल के बाद क्या होगा, आप जाके विजयनगर का इतिहास पढ़ लीजिए। भारत का इतिहास और विजयनगर का इतिहास एक ही होना है, याद रखिएगा। जो विजयनगर का हुआ, भारत का भी वही होगा। क्योंकि आज भी हम लोग अपने पड़ोसियों के साथ खड़े नहीं हैं। चलिए यहां पर आते हैं 9वीं। कौन सा राजा था, याद रखिएगा, ये बहुत क्वेश्चन पूछने का चांसेस है। राजा महेंद्रपाल द्वितीय ने करवाया था। यहाँ पर प्रतिमा के चरणों के नीचे ब्राह्मी लिपि। अब ये ब्राह्मी लिपि का भी इतिहास आपको मैं बताता चलूं। ब्राह्मी लिपि कब ओरिजिनेट हुई है? अभी आप लोगों को मैंने एक मैगजीन भेजी है मई महीने की, उसमें कुछ पढ़ा है आप लोगों ने? ब्राह्मी लिपि के बारे में कुछ पढ़ा आप लोगों ने? यह मैगजीन देखा और वैसे ही छोड़ दिया? वहां पर मैंने इजराइल का इतिहास आप लोगों को भेजा है। पूरा का पूरा इजराइल कैसे बना, ये पूरा का पूरा इजराइल का इतिहास मैंने भेजा है कि इजराइल एक ऐसा देश है जिसके ऊपर पूरी दुनिया के लोगों ने जुल्म किया है। चाहे क्रिश्चियनिटी हो चाहे इस्लाम हो, सबने मिलकर उनको सताया है। नतीजा आज इतने उग्र हो चुके हैं कि आज किसी की नहीं सुनते। यस। यहाँ पर याद रखिएगा, इजराइल एक ऐसा देश है जो अपने बल पर कायम है। भारत और इजरायलियों के बीच में बहुत बड़ी समानता है, बस इतना ही है कि हम लोग को भागना नहीं पड़ा है भारत छोड़ के। लेकिन फिर भी हम लोग काबुल, कंधार, ये सारा का सारा एरिया छोड़ तो चुके ही हैं हम लोग भी। तो हम लोग को नीचे जगह मिल गई, बस इतना ही है कि हमारा विस्तार इतना था, उनका विस्तार नहीं था तो उनको भागना पड़ा। बस इतना ही है दोनों में अंतर। चलिए तो यहाँ पर याद रखिएगा ब्राह्मी लिपि, ये ब्राह्मी लिपि का विकास हुआ है आपका इजराइल की हिब्रू भाषा के साथ मिलकर। तो इजराइल की जो हिब्रू भाषा वर्तमान में है, यह जब वहां से इजराइल से लोग भागते हैं
इजराइल से जब 700 बीसी में लोग भागते हैं, तो 700 बीसी में जब लोग भागते हैं तो अलग अलग भारत के क्षेत्रों में आते हैं। उसमें से एक मेघालय भी है। मेघालय में आके ये यहूदी लोग रहता है। वह आंध्र प्रदेश में यहूदी लोग रहते हैं, केरल में यहूदी लोग रहते हैं। तो ये सब जगहों पर भाग भाग के आए थे। तो ये मेघालय में आया था, ये सबसे पुराना आके बसता है 700 बीसी वाला इजरायली सब। और वर्तमान में सबका सब उठ के वापस फिर इजराइल चला गया है, याद रखिएगा। अब भारत में केवल 5000 इजरायली यहूदी रह रहे हैं, बाकी 80,000 रिटर्न बैक हो चुके हैं इजराइल की ओर। भारत एक सिंगल कंट्री है पूरे विश्व में जहां यहूदियों के ऊपर कोई जुल्म नहीं किया गया, उनको सम्मान दिया गया, साथ में रहने का अवसर दिया गया। उनको कभी भी आपका सताया नहीं गया। चाहे वर्ल्ड का कोई भी देश चले जाइए, अमेरिका तो उस समय बना ही नहीं था, चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, कहीं भी हो, हर जगह सताया गया एक्सेप्ट भारत। यही कारण है कि भारत के प्रति उन लोगों की अगाध आस्था है, इजरायलियों की। वो हमेशा भारत की प्रॉब्लम को अपना प्रॉब्लम समझते हैं, कारण यही है। यहाँ पर देखिए क्या है कि उनको पता है कि अगर फिर कभी भागना पड़ा तो शरण कौन देगा, भारत ही जा सकते हैं हम लोग, पहले भी भारत आए थे। अब यहाँ पर याद रखिएगा, राजा का नाम है राजा महेंद्रपाल द्वितीय। बहुत ध्यान से इन राजा को याद रखेंगे, महेंद्रपाल द्वितीय। और ये ब्राह्मी लिपि उसी यहूदी भाषा के संपर्क में आने के बाद विकसित हुई और उसके बाद वहीं से ये विलुप्त भी हो गई। ये अशोक के अभिलेखों में ये मिलती है, याद रखिएगा। और यहाँ पर यह 9वीं शताब्दी में राजा महेंद्रपाल ने लिखवाया है। तो निश्चित तौर पर यह आपका ब्राह्मी लिपि में लिख रहा है, तो ये करीब करीब आपका 250 बीसी के आसपास का ही ये लेख है, जिसे 9वीं शताब्दी में फिर से लिखवाया गया है। या कुछ होगा जिसको लेके लोग, क्योंकि लैंग्वेज जो है ब्राह्मी लिपि ये 250 बीसी अशोक के अभिलेखों में ही देखने को मिलती है। उसके बाद और किसी अभिलेख में ब्राह्मी लिपि आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार से यह हमारा राजा महेंद्रपाल द्वितीय ने ये करवाया था, लिखवाया था इस पर। तो भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा महापरायण की मुद्रा में है। इस स्तूप को पुरातत्व विभाग ने 9वीं शताब्दी के काल का बताया है। वैसे किंवदंती यह है कि सम्राट अशोक ने जिन 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था उनमें यह स्तूप भी शामिल है। तो यह करीब करीब 250 बीसी का बौद्धकालीन स्थल है, याद रखिएगा, 250 बीसी का। इस स्तूप के ऊपरी हिस्से में पानी संग्रह होता है। यह आश्चर्य है, याद रखिएगा। यहाँ पर जो ये स्तूप है इसके ऊपर खुद ब खुद ऑटोमेटिकली पानी निकलता रहता है। कैसे निकलता है पता नहीं, बहुत इसके ऊपर रिसर्च करने की कोशिश की गई, किसी को पता नहीं चला। मंदिर परिसर में 2011-12 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा की गई पुरातात्विक खुदाई के दौरान एक स्तूप की पहचान की गई है। रांची अंचल के तत्कालीन अधीक्षक पुरातत्वविद NG